Assalamu alaikum everyone and welcome back. This is the last sequential video of the main topic in which we are discussing leveraging the power of Kotlin. तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है आफ्टर डिस्कसिंग कि हम कोड क्लीन अप कैसे करें, एक्सटेंशन फंक्शन क्या होते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, नन पॉइंटर सेफ्टी क्या है, ये सब डिस्कस करने के बाद लास्ट टॉपिक इज कंपेनियन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन. So, as far as object and companion objects in Kotlin is concerned, तो इस ट्यूटोरियल में हमारा जो टारगेट होगा ये होगा कि हम किस तरह से एंड्रॉयड में ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन को यूज़ करें और किस तरह से हम अपने एंड्रॉयड में कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करें. सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज के यू 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 नीड टू नो कि अब तक हमने जो बात कही कि हम जो ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन की बात करेंगे या कंपेनियन ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, तो बोथ ऑफ देम आर वेरी सिमिलर टू स्टैटिक ऑफ जावा. राइट, जो स्टैटिक ऑफ जावा का कॉन्सेप्ट है, दोनों उसी तरह काम करते हैं. तो मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं ऑब्जेक्ट एंड कंपेनियन ऑब्जेक्ट की बात करूं, तो मेरे पास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको नजर आ रहा होगा कि इसको डिक्लेयर करने का क्या तरीका होता है. सो इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली अगर मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में करूँ तो इससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी थोड़ी सी उसका थोड़ा सा समझ लें तो कि हमें एक आइडिया हो जाए. तो लेफ्ट हैंड साइड पे इसका सिंटेक्स है टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट का एक कीवर्ड है फॉलोड बाय इट्स नेम, वैल्यू. ठीक है, विद और विद इन द कर्ली ब्रेसेस आपकी जो भी स्टैटिक वैल्यू होगी आप वो डिक्लेयर करेंगे. जैसे कि यहाँ मेरी स्टैटिक वैल्यू पाई इज इक्वल टू 3.14 है. अब सवाल ये है कि आप इस क्वेश्चन अराइव्स इज के आप इस वैल्यू पाई को एक्सेस कैसे करेंगे. तो इस वैल्यू पाई को एक्सेस करने का सिंटेक्स ये है कि जो ऑब्जेक्ट का नेम है और जो वेरिएबल है उसको आप ऑब्जेक्ट के नेम के थ्रू एक्सेस करें. तो दिस इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट डॉट जो नेम है वेरिएबल का. ठीक है, राइट, दिस इज समथिंग विच इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन. ठीक है, तो हमने यहाँ बात कर ली ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन की. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द कंपेनियन ऑब्जेक्ट. तो जब मैं हम कंपेनियन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो कंपेनियन ऑब्जेक्ट हमारे पास इट्स लाइक के इसकी डिक्लेरेशन काफ़ी हद तक सिमिलर है ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन के. साथ ही फर्क सिर्फ इतना है कि हमारा जो कंपेनियन ऑब्जेक्ट होता है उसमें आपका ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर डिक्लेयर होगा. ठीक है, क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं यूजिंग द प्रीफिक्स कीवर्ड कंपेनियन. ठीक है, और जैसे कि यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट का नेम था, यहाँ इस ऑब्जेक्ट का कोई नेम नहीं है. कंपेनियन ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली कोई नेम नहीं होता, जस्ट वो क्लास के अंदर कंपेनियन के कीवर्ड के साथ मेंशन कर देते हैं. सो इन शॉर्ट, व्हेन वी डिक्लेयर एनी ऑब्जेक्ट विद इन द क्लास वी यूज द कीवर्ड ऑफ कंपेनियन. और कंपेनियन ऑब्जेक्ट के केस में हमने अपने कंपेनियन ऑब्जेक्ट को कोई नेम नहीं दिया. अब देखिए, यहाँ तो हमें समझ आ गया कि ये ऑब्जेक्ट के नेम से मैंने इस वेरिएबल पाई को एक्सेस कर लिया है. बट हेयर द क्वेश्चन अकर्स कि यहाँ फिर मैं पाई को कैसे एक्सेस करूँ जब मैंने इसको कोई नेम ही नहीं दिया. तो यहाँ इसको एक्सेस करने का तरीका ये है कि हम सिंपली जो हमारी क्लास का नाम में होता है उसके थ्रू, हम क्लास नेम के थ्रू अपने वेरिएबल को एक्सेस करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू जो है ये क्लास का नेम है और उसके आगे डॉट लगा के हमारा जो भी वेरिएबल होता है उसका हम यहाँ पर नेम दे देते हैं. ठीक है, तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन है और आपके राइट हैंड साइड पे कंपेनियन ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन. ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस. सो सीइंग द लेफ्ट हैंड राइट साइड, अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों की डिक्लेरेशन में मेन जो डिफरेंस है वो ये है. सो अब तक हमने बात करी कि आपको एक्सेस कैसे करना है और आपको डिक्लेयर कैसे करना है. आफ्टर दैट लेट मी क्लियर द एनोटेशंस. आफ्टर दैट इफ आई टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट एंड कंपेनियन ऑब्जेक्ट के डिफरेंसेस के बारे में अगर मैं डायरेक्टली बात करूं, तो फर्स्टली तो आपने देख लिया कि जो आपके ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन है वो इनसाइड द क्लास होती है. जब मैं कंपेनियन ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ एक कंपेनियन के कीवर्ड के साथ, कंपेनियन ऑब्जेक्ट हमेशा आपका तब इनिशियलाइज होगा जब ये जो क्लास है वैल्यू की जो हमने देखी, जो वैल्यू की क्लास थी वो मेमोरी में जब लोड होगी ना, तब जो उसके साथ एसोसिएटेड वेरिएबल था पाई वो इनिशियलाइज होगा. बट जब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो वो तब उसकी जो इनिशियलाइजेशन है
इसकी जो इनिशियलाइजेशन है उसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि जब स्टेटमेंट वैल्यू जो है पाई की वो जब एग्जीक्यूट होगी तभी देन ओनली द वैल्यू पाई विल बी इनिशियलाइज्ड और विल बी इनिशिएटेड इनटू मेमोरी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन का और कंपेनियन ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन में, कि यहाँ जब पूरी क्लास आपकी लोड होगी ना, जो वैल्यू का जिसका नाम है, वैल्यू जो आपकी क्लास का नाम था, जब वो लोड होगी तभी इनिशियलाइज होगा। और यहाँ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन के केस में जो पाई का वेरिएबल है वो तब इनिशियलाइज होगा जब पाई की एक्चुअली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। सो अब दिस इज समथिंग जिसे हम प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। ये हम चल के देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि हम अपने प्रोजेक्ट में ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन कर चुके हैं। ठीक है, हमें अब बात करनी है ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन को देखना है पहले, और उसके बाद हमें फिर कंपेनियन ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करना। So let me share my Android Studio with you. Okay, so अपने Android Studio में let me open my model.kt. ओके, ये जो मेरी model.kt की क्लास है, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यू कैन सी हेयर कि यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया हुआ है। उस ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो जैसे वहाँ पे वैल्यू था, यहाँ पे सप्लायर है, और ये वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज को इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, सो हॉबीज की लिस्ट आपके पास यहाँ सामने है जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो एक्स पर द रूल्स हम इस हॉबीज के जो वेरिएबल है इसको हम सप्लायर के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो अगर मैं हॉबीज एक्टिविटी में जाऊँ, अगर मैं माय हॉबीज की एक्टिविटी में जाऊं और माय हॉबीज की एक्टिविटी में जाके मैं देखूं तो देखिए मैंने यही किया हुआ है कि मुझे जो इस लिस्ट की जब जरूरत थी और मुझे इस वेरिएबल को एक्सेस करना था, तो मैं इस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के नेम के आगे डॉट लगा के इस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करूंगी। और वही मैंने करा हुआ है कि माय हॉबीज एक्टिविटी में सप्लायर डॉट हॉबीज के थ्रू मैंने इस हॉबीज के वेरिएबल को एक्सेस किया हुआ। ठीक है, सो नाउ how to create companion object. So that so for that let us move back to model.kt. ठीक है, अब अगर मुझे कंपेनियन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो कंपेनियन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर आई model.kt में आई। सपोज वी हैव द ऑब्जेक्ट हेयर, कि मेरा जो क्लास है उसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को मैं नेम दे देती हूँ सप्लायर टू। ठीक है, सप्लायर टू का हम इस ऑब्जेक्ट को नेम दे देते हैं, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ पाई का, जिसको मैं वैल्यू दे देती हूँ 3.14। ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखिए, अब अब मैं अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट से मैच करूं तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब मैं माई क्लास का एक रैपर यूज करूंगी, और उस माई क्लास के रैपर्स को यूज करते हुए मैं इस ऑब्जेक्ट को उसमें प्लेस कर दूंगी। जैसे कि मैंने एक क्लास बनाई, क्लास, इसको मैंने नेम दे दिया माई क्लास, और माई क्लास के रैपर के अंदर मैंने अपना ये ऑब्जेक्ट जो मैंने जिसको मैं कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाना चाह रही हूँ वो कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब क्योंकि मैं इस ऑब्जेक्ट को कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाना चाह रही हूँ तो मैं करूंगी क्या, सिंपली इस ऑब्जेक्ट से पहले एक कीवर्ड लिखूंगी कंपेनियन का। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट क्योंकि कंपेनियन ऑब्जेक्ट है तो इसका कोई नेम नहीं होगा। राइट, अब जब मुझे पाई को एक्सेस करना है, ये जो पाई है यहाँ, अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं सिंपली करूंगी क्या, मैं सिंपली माई क्लास डॉट पाई से इस पाई को एक्सेस कर लूंगी। ठीक है, जैसे कि हमने इससे पहले एक्सप्लेनेशन में देखा था। सो अब तक हमने इन दोनों की जो डिफरेंस देखा कंपेनियन ऑब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन का, वो स्टैटिस्टिकल डिफरेंस की हमने बात की। बट इन रियलिटी हाउ टू यूज कंपेनियन ऑब्जेक्ट, तो वो अब हम उसकी बात करते हैं यहाँ से। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को डिलीट करती हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। अब हम जाते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में। ठीक है, अपनी मेन एक्टिविटी में जाके इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप ये देखें कि हमारी मेन एक्टिविटी में इनसाइड द ऑन क्लिक लिसनर ऑफ दिस बटन बटन शो टोस्ट के ऑन क्लिक लिसनर में हमारे पास एक लॉग जनरेट हो रहा है, एक लॉग स्टेटमेंट हमने यूज की है। और यहाँ अगर आप नोटिस करें तो हमने मेन एक्टिविटी के टैग यूज किया है यहाँ। व्हाट इफ अगर मुझे इस लॉग स्टेटमेंट को अपने प्रोजेक्ट में बार 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 इम्प्लीमेंट करना, मल्टीपल टाइम्स मुझे
लॉगिंग करानी है। अगर मुझे अपने अपने प्रोजेक्ट में मल्टीपल टाइम्स लॉगिंग करानी है तो इसके लिए मुझे बार बार ये लॉग कैट की स्टेटमेंट रिपीटेडली लिखनी होगी। और जब मैं लॉग कैट की स्टेटमेंट रिपीटेडली यहाँ मेंशन करूंगी तो आपको नजर आ रहा है कि दिस इज समवॉट विच इज नोन एज रिडंडेंसी। ठीक है, अगर मैं इस चीज को अगेन एंड अगेन लिखूं तो मेन एक्टिविटी बार बार लिखा हुआ आ रहा है, जो कि मेरे प्रोग्राम में या मेरे प्रोजेक्ट में रिडंडेंसी इनकॉर्पोरेट करा रहा है हर दफा मेन एक्टिविटी का लिखा होना। ठीक है, इट्स लुकिंग रियली रिडंडेंट। तो अब मैं इस काम को कैसे एफिशिएंट बनाऊं, इसका सोल्यूशन क्या है? तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप करें क्या, आप मेन एक्टिविटी की क्लास के अंदर, जो हमारी मेन एक्टिविटी की क्लास है, अब इस मेन एक्टिविटी की क्लास के अंदर एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। कैसे कि मैं मेन एक्टिविटी की क्लास के अंदर लिखूं, कंपेनियन के कीवर्ड के साथ मैं लिखूं कि मैं एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। और इस कंपेनियन ऑब्जेक्ट में विद इन दिस ऑब्जेक्ट लेट अस डिफाइन आर वैल्यू, यानी लेट अस डिफाइन द वेरिएबल विच विल बी आर कांस्टेंट टैग। ठीक है, उसको हम एक कांस्टेंट का नाम दे देते हैं जो कि होगा टैग। ठीक है, वो हमारा कांस्टेंट टैग होगा ऑफ द टाइप स्ट्रिंग, राइट? एंड दिस टाइप स्ट्रिंग वुड बी इक्वल्स टू, ये किस एक्टिविटी का होगा? विच बी इक्वल्स टू यूज द क्लास नेम of the main activity right, and then use the concept of Kotlin reflection. Then after using this, the concept of Kotlin reflection will go for class dot java dot simple name। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे इवेंचुअली एक्चुअली इससे हो ये रहा है कि जो भी ये जो मेरा वेरिएबल है ना टैग का, ये करेगा ये जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, ये इस टैग के वेरिएबल में बेसिकली जो मेन एक्टिविटी है ना ये इसको रिप्लेस कर देगा। यहाँ एक्चुअली हो ये रहा है। ठीक है, और ये करने के लिए, ये काम करने के लिए हमने ये कोड लिखा है। ठीक है, ये जो एक्चुअली ये काम है, इस काम को परफॉर्म कराने के लिए कि जहां जहां मैं टैग लिखूं वहां वहां वो मेन एक्टिविटी से रिप्लेस हो जाए, तो उसके लिए मैंने ये कोड लिखना पड़ा, राइट? तो ये हमने काम कर लिया। अब हम करेंगे क्या कि जब हमने टैग को मेन एक्टिविटी कह दिया इज द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, तो हम करेंगे क्या? सो दिस होल स्टेटमेंट इज बेसिकली समथिंग जो मैंने आपको अभी बताया। एंड नाउ अब हम अपनी लॉग स्टेटमेंट में इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो हम अपनी लॉग स्टेटमेंट में जाके हम क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी डॉट टैग। ठीक है, तो यहाँ हमें कोई जरूरत नहीं है डेलिबरेटली मेन एक्टिविटी का नेम देने की, हम यहाँ पे टैग भी चला सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई दिस कोड, बट हाउ? तो जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले हमने डिस्कस किया कि इन ऑर्डर टू एक्सेस दिस टैग वी हैव टू यूज द क्लास नेम। ठीक है ना, इस टैग को यूज करने के लिए हमें मेन एक्टिविटी के क्लास नेम की जरूरत है। बट क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि अभी मैं मेन एक्टिविटी की क्लास के अंदर ही ये सारा काम करूँगा, मैं मेन एक्टिविटी के क्लास के अंदर ही हूँ, सो हम मेन एक्टिविटी की क्लास के नेम को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं और सिंपली हम क्या भी लिख सकते हैं, हम सिंपली टैग भी लिख सकते हैं। तो कोई इशू नहीं आएगा, ये तब भी अप एंड रनिंग ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं मेन एक्टिविटी के क्लास के अंदर ही हूँ। अगर मैं किसी दूसरी क्लास में होती तो मुझे डेलिबरेटली मेंशन करना पड़ता है कि ये टैग मेन एक्टिविटी की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि मैं हूँ ही मेन एक्टिविटी में, तो यूजिंग दिस टैग विल बी सफिशिएंट बिकॉज वी आर एट द सेम क्लास, राइट? सिमिलरली अब इस कंपेनियन ऑब्जेक्ट को मैं अपनी और दूसरी क्लासेस में भी यूज कर सकती हूँ, सच एज हॉबीज एक्टिविटी में अगर मैं इसको यूज करना चाहूँ तो वहां भी अगर मैं हॉबीज एक्टिविटी में जाऊँ, माय हॉबीज की एक्टिविटी में गई और मैंने यहाँ पर भी मैं इसको यूज कर सकती हूँ। इसके अलावा फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ मैं मेन एक्टिविटी की जगह क्या लिखूंगी, यहाँ मैं मेन एक्टिविटी की जगह माय हॉबीज वाली एक्टिविटी मेंशन कर दूंगी। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास सेकेंड एक्टिविटी है, सेकेंड एक्टिविटी में भी मैं ये काम कर सकती हूँ कि सेकेंड एक्टिविटी में जाके मैं कंपेनियन ऑब्जेक्ट बना दूं। ठीक है, इसके अलावा हॉबीज अडाप्टर भी है मेरे पास, हॉबीज अडाप्टर की जो क्लास है उसके अंदर भी
हॉबीज अडेप्टर की जो क्लास है वहां भी मैंने कंपेनियन ऑब्जेक्ट बना दिया। क्यों बना दिया कि अब जब भी नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना होगा, मुझे, अच्छा यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ हॉबीज अडेप्टर मेंशन करूँ। ठीक है, सेम गोज विद सेकेंड एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी में भी मेन एक्टिविटी हटा के सेकेंड एक्टिविटी मेंशन करें। तो इन सारी एक्टिविटीज में, जैसे कि माय हॉबीज की एक्टिविटी थी, जैसे कि अडाप्टर की क्लास थी, जैसे कि सेकेंड एक्टिविटी थी, जैसे कि मेन एक्टिविटी थी, इनमें अब आप जब भी टोस्ट मैसेज यूज करेंगे, लॉग कैट यूज करेंगे, तो वहां आपको सिंपली टैग में टैग लिखना होगा और वो खुद ही सारा काम कर लेगा। हर दफा आपको मेन एक्टिविटी लिखने की जरूरत नहीं है, हर दफा आपको हॉबीज अडेप्टर लिखने की जरूरत नहीं होगी, हर दफा आपको सेकेंड एक्टिविटी लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम अब आप इस प्रोजेक्ट में जब भी लॉग स्टेटमेंट यूज करेंगे, सिंपली ये टैग यूज करेंगे। यू डोंट नीड टू हार्ड कोड योर क्लास नेम, right? So now after that, let us take a head and a step ahead and check out more concept about this thing of object declaration. हम मेन एक्टिविटी में जाएंगे अपनी। ठीक है, मेन एक्टिविटी में जाके अब हम इसमें ये देखेंगे कि हम मेन एक्टिविटी में इंटेंट को यूज करते हुए की वैल्यू पेयर पास करवा रहे हैं सेकेंड एक्टिविटी को। सेकेंड एक्टिविटी में आप जाके देखें कि सेकेंड एक्टिविटी में यही वाली की मेंशन है। ठीक है, मेन एक्टिविटी में जो की थी यूजर अंडरस्कोर मैसेज, वो सेकेंड एक्टिविटी में यूजर अंडरस्कोर मैसेज के नाम से मेंशन है। सो एंड इन द वी आर बेसिकली रिटर्निंग द वैल्यू बाय यूजिंग द सेम की वैल्यू। सो व्हाट इफ अगर यहाँ मुझसे मिस्टेक हो जाए या प्रोग्रामर से मिस्टेक हो जाए और मैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दूं, फॉर एग्जाम्पल ये जो यूजर अंडरस्कोर मैसेज है इसको यूजर अंडरस्कोर mg कर दूं। ठीक है, तो अगर मुझसे ऐसी कोई गलती हो जाए तो अब मेरी मेन एक्टिविटी की जो की है वो सेकेंड एक्टिविटी की से मैच नहीं करेगी, एंड ऑब्वियसली इट वुड लैंड मी टू अ प्रॉब्लम, बिकॉज रॉन्ग की वजह से मुझे जो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग वैल्यूज मिल सकती हैं अब वो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसको सॉल्व कैसे करें। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि हम गो टू आवर मेन पैकेज। अपने मेन पैकेज में जाके जस्ट राइट क्लिक ऑन इट और हम एक न्यू क्लास ऐड करते हैं। ठीक है, और लेट अस क्रिएट अ क्लास ऑफ ऐप कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, जिसमें हमारी एप्लीकेशन के जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम मेंशन करेंगे। ठीक है, और ये जो मेरी क्लास है इसमें मैं करूँगी क्या, इस क्लास में लेट मी जस्ट जूम दिस। इस क्लास में मुझे ये कांस्टेंट, अब इस कांस्टेंट को, ये कांस्टेंट काम कैसे करेंगे, नाउ विद इन दिस लेट अस डू आवर ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ कांस्टेंट, एंड विद इन दिस लेट अस डिफाइन आवर फर्स्ट जस्ट डू ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का मैं नेम दे देती हूँ, ऑब्जेक्ट का नेम है कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, और अब इस ऑब्जेक्ट में मैं कहूँगी कि विद इन दिस लेट अस डिफाइन आवर कांस्टेंट, कि हमारा जो कांस्टेंट है वो एक वेरिएबल है, और उस वेरिएबल को मैं कह रही हूँ कि ये यूजर के मैसेज की है। ठीक है, जो कि इक्वल है वहां जो की थी ना, और उस की का, वो की क्या थी, आ, वो की थी यूजर अंडरस्कोर msg। ठीक है, तो एक दफा ये की मैंने यहाँ के बता दी, एंड देन विद इन द मेन एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग आर की, let's use instead of hard coding our key, let's use constants। देखिए उसने खुद दे दिया कि आपने constants की एक क्लास बनाई है, constants डॉट constants में जो यूजर की है। ठीक है, बिल्कुल यही काम आप इसमें करेंगे कि उस की को एग्जैक्टली इन्वर्टेड कॉमास में यूज करने की जगह आप कहेंगे कि जो constants की क्लास है वहां से आप यूजर की उठा लें, या तो ये आपको खुद ही देगा यूजर मैसेज की। ठीक है, तो दिस इज द मोर एफिशिएंट वे टू डू दिस इज द मोर प्रोफेशनल वे टू डू दिस। तो अब ऑटोमेटिकली सेम की ही यूज होगी। सो इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग हमेशा अपने कोड को ऐसा रखें कि वो प्रोफेशनल लगे। ऑलवेज प्लेस द की एट वन प्लेस, जितने भी आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं
वो आप उसको किसी एक जगह पे रखें। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक कॉन्स्टेंट्स का पैकेज, एक क्लास इंक्लूड करी और उसमें मैंने सारे ऐसी कांस्टेंट वैल्यूज इंक्लूड कर दूंगी मैं, ताकि जो भी मिस्टेक की पॉसिबिलिटी हो वो नियर टू जीरो हो जाए। सो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपनी एप्लीकेशन में कोई कांस्टेंट ऐड करेंगे तो सिंपली उसको यहाँ ऐड करेंगे और आगे जाके उसको यूटिलाइज कर लेंगे, रादर देन कि आप उसको हार्ड कोड करें इन्वर्टेड कॉमास में। ठीक है, तो ऑलवेज अवॉइड हार्ड कोडिंग। सो वी आर डन टिल हियर throughout this section। हमने देखा कि हम किस तरह से कोड को क्लीन अप करेंगे, एक्सटेंशन फंक्शंस क्या होते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, हम किस तरह से अपने कोड को रोबस्ट बनाते हैं और नल पॉइंटर एक्सेप्शन से फ्री करते हैं। एट द एंड हमने देखा कि ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन और कंपेनियन ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है और किस तरह कंपेनियन ऑब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन को यूज करते हुए हम अपने कोड को सपोर्ट कर सकते हैं और उसको और ज्यादा प्रोफेशनल बना सकते हैं। एंड जस्ट वी एनी हाउ वी यूज द पावर ऑफ Kotlin। Right. So for now, thank you so much. This is the end of this section. Allah Hafiz.